6। अब वॉवेल्स का बात करेंगे, स्वर की बात करेंगे, ए ई आई ओ यू, ठीक है। ये 5 जो है आपको अभी बताया कि हमने, ये 5 अल्फाबेट में से ये हैं जो किसका का जो क्या कहलाते हैं, वॉवेल्स, स्वर कहलाते हैं। ये अकेले अपने आप में मैंने बताया अभी कि दे हैव नॉट एनी हेल्प, ये किसी की कोई सहायता नहीं लेते हैं, अकेले अपने आप में अपना उच्चारण करते हैं, ठीक है। अब कॉन्सोनेंट की बात करते हैं। कॉन्सोनेंट क्या होता है? कॉन्सोनेंट इनको छोड़ करके शेष अल्फाबेट के अंदर ए से जेड तक की मीनिंग में 5 को हटा दो, बच्चे सारे जो है वो क्या कहलाएंगे, कॉन्सोनेंट। लेकिन कॉन्सोनेंट की परिभाषा क्या है, कॉन्सोनेंट की डेफिनेशन क्या है? कॉन्सोनेंट की डेफिनेशन है कि ये हेल्प किनकी लेते हैं, वॉवेल्स की, ठीक है। प्रोनाउंस हेल्प ऑफ वॉवेल्स, ठीक है। उच्चारण के लिए या ध्वनि के लिए इनके साथ में किनकी हेल्प लेनी पड़ती है, वॉवेल्स की। तभी तो हमने कहा कि बिना वॉवेल्स के कोई मीनिंग, आप अपनी किसी बुक में कहीं कोई मीनिंग लिखिए, उसको देखना 99% जो मीनिंग्स होगी उनमें ये जरूर दिखाई देगी आपको, चाहे कहीं उठा करके किसी वर्ड को आप देखना, ठीक है। इनको समझने के बाद में आप देखना, तो शेष बच्चे हमारे पास में 21 वो क्या कहलाएंगे, कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो कितने लेटर्स से आए, सबसे पहले 26 लेटर्स, उनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 टाइप्स में, ठीक है, 2 पार्ट्स में। पहला पार्ट वॉवेल्स, वॉवेल्स होते हैं जिनको हम स्वर कहते हैं। इंग्लिश के अंदर कितने प्रकार के हैं, कितने टाइप्स के हैं, देयर आर 5, कितने हैं, 5, ए ई आई ओ यू, ठीक है। इसके बाद आता है कॉन्सोनेंट। दूसरी इनकी परिभाषा, डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट्स, सुन लो। इनकी इसकी डेफिनेशन है कि विदाउट एनी हेल्प, बिना किसी सहायता के प्रोनाउंस में इनका उच्चारण ध्वनि रहित रहते हैं, ध्वनि निकालते हैं। इनकी सहायता के लिए कोई किसी लेटर को साथ में नहीं लेना पड़ता है, ठीक है। कॉन्सोनेंट के अंदर जो कि ये किनकी हेल्प के साथ चलते हैं, वॉवेल्स की हेल्प के साथ में चलते हैं। इनके साथ में किसी कॉन्सोनेंट के साथ में कोई, जैसे अपन ने बताया कि अपन ने किसी चीज को लेकर के और शब्द लिखा, ठीक है, तो उसके साथ जुड़ेगा वो वर्ड्स। तो 2 प्रकार के वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। अब आओ कि 26 लेटर्स आ गए, ठीक है। अब इन्होंने कहा साहब इन 26 अक्षर जो लेटर्स आए इनका क्या बनेगा, ठीक है, अक्षर तो आ गए हैं। अब अक्षर आने से, लेटर्स आने से थोड़ी बन गई भाषा। फिर क्या किया विद्वानों ने, जिन्होंने इसका निर्माण किया, ठीक है, जिन्होंने इसको बनाई लैंग्वेज को, उन लोगों ने फिर किया कि भाई देखते हैं अपन कि ये जो 26 लेटर्स है ना, इनको एक जगह करो, देखा 2-2 4-4 को एक जगह मिलाने का काम करो। तो उन्होंने क्या किया, 2-2 3-3 4-4 को एक साथ कंबाइन करने का काम किया, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि उनका एक सार्थक अर्थ निकल कर के आया, अर्थात मीनिंग बनी उसकी। जैसे समझिए, लेटर्स पहली चीज, इसके बाद लेटर्स के बाद में क्या बना, दूसरी चीज आती है स्टूडेंट्स, वर्ड्स बना। क्या बना, वर्ड बना। वर्ड का मतलब हिंदी में अपन कहते हैं शब्द, ठीक है। अब शब्द कैसे बना, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझो, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। किससे बना, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, ठीक है ना, अर्थात कॉम्बिनेशन, मिलान किया लेटर्स का। जैसे आपने पढ़ा होगा तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, अक्षरों का मिलान, अक्षरों का एक जगह संयोजन किया, ठीक है। जैसे आपने पढ़ी है ए फॉर एप्पल, नहीं ले लो इसको एग्जांपल के। अब ए के साथ में 2 पी मिलाए, डबल पी हो गए, एल को मिलाया, ई को मिलाया। फिर विद्वानों ने इसका उच्चारण निकाल के देखा कि भाई ए से ए बनता है, 2 पी लगाया, पे निकल, पे की ध्वनि इससे एल, ई लग करके मात्रा है, ए की ध्वनि लास्ट में, एप्पल। अब इन्होंने देखा कि इसका निश्चित उच्चारण निकला, ठीक है, उच्चारण निकला तो फिर इन्होंने क्या किया, इसका अर्थ भी निकाल दिया, ठीक है। तो अर्थ निकाला इसका एप्पल यानी सेब। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे करके आपके लिए बी फॉर बुक बना, ठीक है। ऐसे करके अनेक लेटर्स को आपस में मिलान करके देखा तो उसका कोई कोई अर्थ निकला, इसलिए उसको नाम दे दिया वर्ड की, ये क्या बन गया, शब्द। तो स्टूडेंट, लेटर्स के बाद में क्या बना, शब्द बना। और शब्द कैसे बना, अनेक लेटर्स के कॉम्बिनेशन से बना, अनेक प्रकार के अक्षरों को मिलान किया और फिर उसका कोई सार्थक अर्थ निकला, तो वो निकला शब्द।
ठीक है, वर्ड्स का निर्माण हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि कई बार अपन सोचते हैं, एक चीज और बता देता हूं कि कई बार अपन देखते हैं कि ए फॉर एप्पल, कोई स्टूडेंट या कोई ऐसा स्टूडेंट्स होता है जो ये पूछता है कि चलो साहब एक अक्षर की मीनिंग बताओ जिसका अर्थ होता है, ये पूछता है, ठीक है, एक अक्षर की मीनिंग। अब कोई सोचता है सर ए यानी एक होता है, मीनिंग बता देता है वो कि सर ए यानी एक होता है, दैट इज नॉट ए। मीनिंग नहीं है वो है बेटा ए आर्टिकल है। क्या है? आर्टिकल, किसी चीज के आगे प्रयुक्त होता है, ठीक है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, ये केवल किसी शब्द के किसी नाउन के आगे, काउंटेबल नाउन के आगे प्रयुक्त होकर के अपन ए एन बी पढ़ते हैं, तो ये मीनिंग नहीं है, अब अपन बता देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए अपन को ध्यान रखना है, एक लेटर 26 में से ऐसा है जो एक ही अक्षर, एक ही लेटर है और जिसका अर्थ निकलता है वो है आई, इसको शब्द की श्रेणी में माना गया है, ठीक है ना। आई यानी क्या होता है? मैं, निकला ना अर्थ आई का, है। बाकी और ऐसे लेटर्स है जिनके साथ औरों का कॉम्बिनेशन करोगे ना तब अर्थ निकलेगा, अकेले का नहीं निकलेगा, अकेले का केवल क्या निकलेगा? उच्चारण निकलेगा, ठीक है। तो ध्यान रखो कि अनेक कॉम्बिनेशन किया लेटर्स का तो स्टूडेंट्स क्या बना? शब्द बना, ठीक है। अब आपने जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, बुक, कैट, ऐसे वर्ड्स पढ़ते हैं, ऐसे ढेर सारे वर्ड्स अपने आते हैं, वो वर्ड्स का निर्माण लेटर्स को मिलान करने के बाद हुआ, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। तो सबसे पहले 26 लेटर्स आए, उनको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट। जैसा कि अपन ने अभी बताया, वॉवेल्स कितने होते हैं? 5, देयर आर 5, ये किसी की कोई हेल्प नहीं लेते हैं। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21, ठीक है, ये वॉवेल्स की क्या लेते हैं? हेल्प लेते हैं, ठीक है, और इनका कॉम्बिनेशन क्या बना? शब्द, ठीक है। अब बात आती है स्टूडेंट कि सब शब्द भी बन गए। अब स्टूडेंट बोलते हैं शब्द भी बन गया, फिर विद्वानों ने क्या किया, जो जिन बुद्धिजीवियों ने बनाया उन्होंने सोचा वर्ड भी बन गए। अब वर्ड बनने के बाद में क्या करना चाहिए? तो देखिए मैं आपको बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूं, तो एक स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं स्टूडेंट्स, बड़े ध्यान से समझे, आराम से। उसके बाद में अनेक वर्ड, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, जब अनेक वर्ड्स का क्या किया? मिलान किया, तो फिर क्या बना? सेंटेंस। क्या बना स्टूडेंट्स? सेंटेंस, जिसको हम हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं? वाक्य, ठीक है। लेकिन अब बात ध्यान देने की, यहां पर ध्यान दो कि आपको वाक्य बनाया। अब हमारे पास में लैंग्वेज दो हैं, वैसे 3 लैंग्वेज हैं, ठीक है, संस्कृत भी है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है। बात हम हिंदी एंड इंग्लिश की करते हैं, ठीक है। हिंदी की बात क्या होती है कि हिंदी के अंदर जो अपन वाक्य होता है, जैसा मनुष्य बोलता है, जैसा इंसान बोलता है, जैसे जो शब्द मुंह से निकलता जा रहा है उसको क्रमबद्ध तरीके से उसी तरीके से लिखता जाता है, ठीक है। जैसे आपने कहा, किसी छोटे से भैया ने, किसी स्टूडेंट्स ने क्या पूछा, क्या कहा कि मैं बाजार में जा रहा हूं, अब इसमें सबसे पहले मैं बोला, फिर बाजार बोला, फिर बाजार में जा रहा हूं या बाजार जा रहा हूं, बोलता गया, ठीक है। अब जैसा मुख से निकलता गया वो क्रम नहीं बिगड़ा इसके अंदर, तो ये तो हिंदी के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं, इसलिए अपन को हिंदी सरलीकरण भी लगता है, जबकि स्टूडेंट्स अपन को पता है कि हिंदी के अंदर मात्राएं भी चलती है, ठीक है, हलंत विसर्ग भी चलते हैं, उसके बावजूद भी, और 44 अक्षरों से बनी है, ये 26 से बनी है, ठीक है। इंग्लिश के अंदर कोई मात्राएं नहीं होती है, हलंत विसर्गों का प्रयोग कम होता है, लेकिन फिर भी अपन क्या सोचते हैं कि साहब इंग्लिश कठिन लगती है। वो इंग्लिश कठिन का रीजन एक ये भी है कि इंग्लिश जैसे बोली जाती है, ठीक है, वैसे लिखी नहीं जाती है, ठीक है ना। इंग्लिश को लिखने के लिए क्या होता है कि इंग्लिश का एक सेंटेंस जो होता है एक निश्चित क्रम के अनुसार, संयोजन के आधार पर वर्ड्स का सेटलमेंट होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, शब्दों को नियम के अनुसार ही जमाना पड़ेगा। अब अगर होता ऐसे ही, जैसे हिंदी चली वैसे इंग्लिश बनाते जाते, तो आप मैं की क्या कर देते? आई, बाजार की कर देते मार्केट, जाने की कर देते गो, या फिर गोइंग कर देते, चलते जाओ, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, अंग्रेजी बन जाती नहीं। और दूसरी चीज, आज के मॉडिफाई जमाने को देखेंगे तो ऐसे इंग्लिश बनती कि मैं, ठीक है, बाजार जा,
रहा हूं। गंवार इंग्लिश हो गई। अगर ऐसी होती जैसा कि आज के मॉडिफाइड जमाने में लोग व्हाट्सएप मैसेंजर पे लैंग्वेज काम लेते हैं, खाना खा लिया, क्या तो KHANA खाना, तो फिर एनी प्रॉब्लम, फिर तो इंग्लिश में कोई दिक्कत ही नहीं होती। लेकिन दैट इज रॉन्ग, गलत है, राइट पैटर्न नहीं है, सही तरीका सेंटेंस निर्माण का नहीं है। अपन क्या करेंगे, वो चीज अपन यहां पर सीखेंगे कि एक वाक्य का निर्माण फिर कैसे हुआ, तीसरे नंबर पर जाकर के हुआ। लेटर्स आए, लेटर्स के बाद में शब्द आए, वर्ड्स बने, वर्ड्स के बाद में कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, अर्थात शब्दों का संयोजन हुआ, तब जाकर सेंटेंस बना। तो ये तरीका नहीं है। अब एक इंग्लिश का सेंटेंस अपन को किस प्रकार पर बनाना है, क्रमबद्ध तरीके से उसको संयोजन करना है, वो चीज अपन को यहाँ पर संयोजन के आधार पर कनेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक सेंटेंस में क्या करना है, देखिए स्टूडेंट्स, आपको बस जो सूत्र बता रहे हैं हम उस सूत्र को काम में लेना है। ठीक है, फॉर्मूला, वो फॉर्मूला क्या है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद मेन वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और अंत में अदर्स। अगर एक सेंटेंस निर्माण करना है स्टूडेंट्स, तो देखो बच्चों, आपको सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद क्या लेनी पड़ेगी आपको, हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या लेनी पड़ेगी, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अंत में अदर्स। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अपन एक सेंटेंस मेकिंग का सूत्र अपन सीख रहे हैं। सेंटेंस मेकिंग यानी वाक्य निर्माण, सेंटेंस का निर्माण। तो सेंटेंस